बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा हम नेक्स्ट कंटेंट डिस्कस करने जा रहे हैं टॉर्क ड्यू टू कपल, जो कि यूनिट टॉर्क और मोशन एंड फोर्स से रिलेटेड है बेटा जी। इसमें बेटा जी जो टॉर्क हमारे पास हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट टॉर्क वाज बाय सिंगल फोर्स। उसमें मूवमेंट आर्म आर और फोर्स एफ को अगर हम मल्टीप्लाई करते थे तो सिंपल टॉर्क हमारे पास हासिल हो जाता था, जिसमें आर को अगर वेक्टर फॉर्म में हम डिस्कस करते थे तो उसे हम नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर का बेटा जी, जबकि एफ को फोर्स वेक्टर का। तो हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स वेक्टर एफ इज नाउन एज टॉर्क, दैट इज अ सिंपल टॉर्क बेटा जी। यहां पे हमारे पास जो टॉर्क है दैट इज ड्यू टू कपल। कपल का मतलब यहां पे होगा बेटा पेयर ऑफ फोर्सेस। अब कैसी फोर्सेस होनी चाहिए उसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन यहां डिस्कस की गई है। उसमें बेटा जी टू अनलाइक फोर्सेस होनी चाहिए जी। दो हमारे पास ऐसी फोर्सेस होनी चाहिए जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शंस जो हैं वो ऑपोजिट हों बेटा जी। तो मतलब कि सिर्फ इनमें मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए, बाकी डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए जी, ऑपोजिट होनी चाहिए। अब यहां पे सिंपल एक एग्जांपल है बेटा जी कि हमारे पास ये एक मीटर रॉड है बेटा जी, जिसकी टोटल लेंथ जो है वो x से रिप्रेजेंट की गई है। इसमें दो फोर्सेस हैं F1 और F2। वेक्टर फॉर्म में अगर हम इनको इक्वल करेंगे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। तो वेक्टर्स की इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड्स के साथ साथ डायरेक्शन का सेम होना भी जरूरी है। तो ये दो वेक्टर्स बेटा जी हमारे पास जो है फोर्स के, ये अनलाइक फोर्सेस तो हैं लेकिन इक्वल फोर्सेस की फॉर्म में, ये वेक्टर की फॉर्म में इक्वल नहीं है। अब यहां बेटा जी मैं रिपीट करता हूं कि हमें सेम मैग्नीट्यूड्स रिक्वायर्ड हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस रिक्वायर्ड हैं। तो दो ऐसी फोर्सेस बॉडी पे एक्ट करेंगी जिनका मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो हम कह सकते हैं इस डायग्राम में कि हमारे पास इसका जो मूवमेंट आर्म बना F1 का, दैट इज R फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट एट विच फोर्स इज अप्लाइड, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और ओरिजिन के दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज R। सिमिलरली बेटा जी लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये भी O से इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक जो डिस्टेंस है दैट इज R। अब बेटा जी F1 is equal to minus F2 in vector form because these are equal in magnitude but opposite in direction। तो नेगेटिव साइन यहां डायरेक्शन के ऑपोजिट होने को एक्सप्लेन करेगा। कहते हैं बट F1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 मैग्नीट्यूड, जिसे सिंपली हम एक सिंबल F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब F1 और F2 के मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका मतलब है कि उनको हम एक सिंगल सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बेटा जी यहां पे टोटल जो डिस्टेंस है F2 और F1 के दरमियान उसको x से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि हमारे पास ओरिजिन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का जो डिस्टेंस है वो r है। अब यहां पे बेटा जी हम लोग एक बात सिंप्लीफाई करते हैं कि टॉर्क का हमें फॉर्मूला आना चाहिए। सिंपल टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं RF sin थीटा, लेकिन यहां पे बेटा जी टॉर्क ड्यू टू पेयर ऑफ फोर्सेस है जिसे टॉर्क ड्यू टू कपल बोला जाता है। इसमें जो चीज आपने याद रखनी है दैट इज अ सिंगल फोर्स। ये दो फोर्सेस हैं जी F1 और F2, इनमें से सिंगल फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें यहां रिक्वायर्ड है और इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब बेटा तवज्जो कीजिएगा, ये फोर्स हमारे पास वर्टिकली पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, ये फोर्स F2 जो है ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। अगर हम इनके दरमियान परपेंडिकुलर लाइन लेंगे दैट विल बी एन एक्स एक्सिस, तो वो एक्स एक्सिस वाली लाइन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइंस को 90 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस कट करते हैं बेटा जी। वो एक्सिस एक्स एक्सिस भी हो सकता है, जी एक्सिस भी हो सकता है। अब बेटा यहां पे हमारे पास F1 और F2 के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो एक ऐसी लाइन रिप्रेजेंट करेगी जो F1 और F2 दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, दोनों के राइट एंगल पे होनी चाहिए। अब देखिएगा इस फॉर्मूला के मुताबिक सिंगल फोर्स मतलब F1 का मैग्नीट्यूड भी F है, F2 का मैग्नीट्यूड भी F है। सिंगल फोर्स का मतलब सिंगल का मैग्नीट्यूड आ गया जी F। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है जी x, तो हम इसको x लिख देते हैं। अब बेटा ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है F x की फॉर्म में या x F की फॉर्म में, इस फॉर्मूले को बेटा जी हम लोग अब जस्टिफाई कर लेते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। तो जो कीजिएगा आप लोग बेटा जी सिंपल एफएससी में जो कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं टॉर्क्स के, उसमें हम लोग ये बात डिस्कस करते हैं कि टॉर्क जो लिया जाएगा दैट विल बी RF sin थीटा। अब इस डायग्राम में जरा तवज्जो से देखिएगा बेटा जी कि हमारे पास जो फर्स्ट फोर्स F1 है इसका टॉर्क इसके पिवट पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहां तक जो है वो डिस्कस होगा। तो इसका पोजीशन वेक्टर ये बनेगा जिसको मैंने R से रिप्रेजेंट किया है।
जबकि सेकंड ओरिजिन से लेके यहां तक F2 का मोमेंट आर्म है, दैट इज आल्सो आर, ये मैग्नीट्यूड में सेम है आर आर। अब बेटा जी हमारे पास यहां पे इसको सिंप्लीफाई करने का तरीकाकार कुछ यूं होगा कि टॉर्क लेंगे, टॉर्क 1 दैट विल बी आर F1 sin थीटा। तो यहां पे एंगल देखिएगा कितना बन रहा है जी F का और R का, दैट इज 90 डिग्री। यहां पे बेटा देखिएगा R का और F2 का कितना एंगल बन रहा है जी, दैट इज आल्सो 90 डिग्री। सो आई हैव टू पुट हियर R F1 sin 90, that is a torque for force F1. After that R F2 sin 90, that is a torque by second force. अब बेटा जी sin 90 जो है ये 1 होता है, ये सब बच्चों को पता है, sin 90 1 है। तो R F1 प्लस R F2, तो दोनों को अगर हम लोग यहां पे जस्टिफाई कर रहे हैं कि पहली फोर्स का टॉर्क τ1 था जिसको हमने RF1 sin 90 लिखा, सेकंड फोर्स का टॉर्क τ2 था जिसे हमने RF2 sin 90 लिखा है। अब sin 90 तो 1 हो गए बेटा जी, तो सिंपल बचा है RF1 प्लस RF2। दीज फोर्सेज आर इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, सो इन मैग्नीट्यूड फॉर्म दीज टू फोर्सेज आर सिंबलाइज्ड एज F। इनको हम F के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड सेम है, तो सिंगल सिंबल इनको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये बन जाएगा RF1 की जगह पे RF, RF2 की जगह पे RF। अब हम इन दोनों को एड अप करते हैं तो ये बनेगा 2RF। अब बेटा जी 2RF में F को सिंपल मैंने एज इट इज यहां पे लिख दिया है, जबकि 2R की जगह पे मैंने X जो है वो मेंशन किया है। अब तो जो कीजिएगा बेटा जी, अगर फोर्स से O तक का फासला R है और नेक्स्ट टू O से सेकंड फोर्स तक का फासला भी R है, तो R प्लस R जो होगा दैट विल बी 2R। तो इसका मतलब ये X जो है ये 2R के इक्वल है। तो हम यहां पे 2R को रिप्लेस कर सकते हैं X से। तो इसका मतलब जो हमारे पास प्रीवियस फॉर्मूला जो मैं आपको लिखवा के आया कि आप सिंपली क्या याद रखेंगे टॉर्क ड्यू टू कपल कैलकुलेट करने के लिए, मैग्नीट्यूड आएगा सिंगल फोर्स का और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होंगी फोर्सेस की, उनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। यहां मैं रिपीट कर देता हूं, ये जहां पर जिस लाइन पे फोर्स एक्ट करती है उसी को हम लोग अगर थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, दिस लाइन इज नेम्ड एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सिमिलरली दिस इज अ लाइन ऑफ एक्शन फॉर F1 एंड दिस इज लाइन ऑफ एक्शन फॉर F2 बेटा जी। तो ये दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शंस हैं। इन दोनों लाइन ऑफ एक्शंस के दरमियान जो टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे सिंगल फोर्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा XF बेटा जी, जिसको मैंने यहां पे जस्टिफाई भी कर दिया है कि दो फोर्सेस का टॉर्क अगर अलग अलग भी कैलकुलेट करें आप लोग, जैसा कि प्रीवियस हमारी टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दिया गया था RF sin थीटा का, तो इन्हें एडअप करके नेट रिजल्ट कुछ यूं ही बनता है, सिंगल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 2R क्या है जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस X बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस बेटा जी। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है बेटा जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहां पे बेटा जी एक फोर्स आपको दी गई है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, आप कह सकते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, 10 न्यूटन जो है कि नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। अब सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस ड्रॉ कर लें। एक ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी, एक ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी। अब आपको पता है ये लाइन भी अलोंग वाई एक्सिस है, ये लाइन भी अलोंग वाई एक्सिस है, तो कौन सी लाइन इनको 90 डिग्री पे कट कर सकती है, दैट इज एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस बेटा जी कुछ हॉरिजॉन्टल एक्सिस की फॉर्म में यूं बनाएंगे, दिस लाइन फ्रॉम हेयर टू हेयर द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब वो आपको कितना गिवन है जी, 1 मीटर। यहां पे क्या राइट किया गया था जी, 1 मीटर। अब आप सिंगल फोर्स को इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। यू हैव टू राइट 10 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, दैट विल बी 10 न्यूटन मीटर। दिस विल बी नेम्ड एज टॉर्क ड्यू टू कपल बेटा जी। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर एंगल्स डिफरेंट आ जाएं 90 के अलावा 30, 60, 45, तो हम उसको कैसे जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो तवज्जो कीजिएगा बेटा, बेसिक रूल्स वही रहेंगे। उन रूल से पहले एक सिंपल सी बात मैं रिपीट करवा दूं, ये मुझे उम्मीद है सब बच्चों को पता होगी। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वाले एंगल के अलावा जो अदर एंगल आपको गिवन किया जाता है उस एंगल के इन फ्रंट जो साइड होती है, जो लेंथ होती है, उसे परपेंडिकुलर का नाम देते हैं। और परपेंडिकुलर की जो लाइन 90 डिग्री पे हो उसे बेस का नाम देते हैं, और जो थर्ड लेंथ बचती है दैट इज ऑलवेज नेम्ड एज हाइपोटेन्यूज। अब इसी ट्राइंगल में मैंने दो पोजीशंस पे एंगल जस्टिफाई किए हैं। अगर इस एंगल का जिक्र करेंगे तो ये इसकी ऑपोजिट साइड बनेगी, दिस विल बी परपेंडिकुलर, तो फिर ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल खुद की पोजीशन को चेंज कर लेता है और वो यहां पे आ जाता है जी थीटा, तो थीटा के इन फ्रंट अब ये वाली लेंथ होगी, तो इस लेंथ को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर के 90 पे जो है वो बेस है और जो थर्ड लेंथ है दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड। अब हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट को यहां यूटिलाइज करेंगे। देखिएगा बेटा जी, हमारे पास जो सबसे पहले मैंने बोला किसी भी तरह की अगर आपको सिचुएशन दी गई है, सबसे पहले आपने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस बिल्कुल फोर्सेस के वेक्टर्स के ऊपर ड्रॉ करनी है। दिस इज फॉर F1 एंड दिस इज फॉर F2 बेटा जी। तो ये हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस आ गए। अब अगेन ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस जो हैं ये हमारे पास y एक्सिस के अलोंग हैं, तो हम x एक्सिस की फॉर्म में इसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे जो परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस होगा। अब तो जो कीजिएगा यहां से लेके जो यहां तक का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी नेम्ड एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि इसका एंगल कितना बन रहा है जी 90 डिग्री। इसका इधर से भी एंगल कितना बन रहा है जी 90 डिग्री। तो दोनों लाइंस ऑफ एक्शंस के साथ इस वाली सिंगल लाइन का जो हमारे पास एंगल बन रहा है दैट इज बेसिकली 90 डिग्री। तो इसके हम बोलेंगे दिस इज अ लाइन या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के दरमियान ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस लाइन का जो एंगल बन रहा है वो परपेंडिकुलर है हमारे पास 90 डिग्री, राइट एंगल बन रहा है। तो हम बोलेंगे ये जो दो लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस हमने ड्रॉ की हैं, ये सिंगल लाइन इन दोनों लाइंस को 90 डिग्री पे कट कर रही है। तो इस सिंगल लाइन की लेंथ जो होगी दैट विल गिव अस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपसे शेयर किया, यहां पे देखिएगा ये एंगल तो 90 का हो गया, फिर अदर एंगल ये दिया हुआ है 30 डिग्री का आपको। तो इस एंगल के इन फ्रंट जो होगा दिस विल बी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में देखिएगा बेसिक क्या है, ये एक्स वेक्टर है जिसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, फर्स्ट ये है सेकंड ये है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर हम इसे क्या लिखेंगे जी एक्स साइन थीटा। परपेंडिकुलर फैक्टर साइन के साथ लिखा जाता है। साइन ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू देता है और हमारी ओरिजिनल वैल्यू को मैक्सिमम तरीके से जो है यूटिलाइज करता है। तो इसलिए हम लोग जो भी कंपोनेंट 90 डिग्री पे हो उसे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बड़ा जी जो कंपोनेंट हमारे पास 0 डिग्री पे आ जाए, मतलब कि अब परपेंडिकुलर के जो नेक्स्ट हमारे पास इधर आ रही है लाइन ये वाली, इसे हम बेस का नाम देंगे। तो बेस यहां पे किसकी इक्वल आ जाएगी एक्स कॉस थीटा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 0 डिग्री पे कॉस हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है, इसलिए हम लोग जो है वो बेस जिसका एंगल 0 हो उसे उस वाले कंपोनेंट को हम कॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तो जो कीजिएगा परपेंडिकुलर किसकी इक्वल है एक्स साइन थीटा के, बेस किसकी इक्वल है एक्स कॉस थीटा के। इस गिवन एंगल के मुताबिक अगर ये एंगल अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर और बेस को भी अपनी पोजीशन चेंज करना पड़ेगी। मैं रिपीट कर देता हूं, थीटा यहां था तो ये परपेंडिकुलर ये बेस था, थीटा यहां चला गया तो परपेंडिकुलर बेस की जगह पे चला गया और बेस जो है वो परपेंडिकुलर की जगह पे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की पोजीशंस की जो रिप्लेसमेंट होती है या एक्सचेंज करते हैं उनकी पोजीशंस को, तो फिर परपेंडिकुलर और बेस भी अपनी पोजीशन जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। अब बड़ा यहां पे एंगल थीटा गिवन था, थीटा के बिल्कुल सामने जो लेंथ होगी दैट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को क्या लिखते हैं एक्स साइन थीटा। फॉर दिस एक्स दिस इज एक्स साइन थीटा, फॉर दिस एक्स दिस इज एक्स कॉस थीटा। अब हमें यहां पे ये देखना है कि एक्स साइन थीटा और एक्स कॉस थीटा में से कौन सा जो हमारे पास फैक्टर है वो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रहा है बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब देखें ये फर्स्ट लाइन हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये सेकंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो ये वाला डिस्टेंस ऐसा है जो परपेंडिकुलर है इनके, तो ये किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है जी एक्स कॉस थीटा थे। तो इसका मतलब है सिंगल फोर्स एफ, फॉर्मूला के मुताबिक सिंगल फोर्स एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स कॉस थीटा। अब बड़ा यहां पे तो जो कीजिएगा सिंगल फोर्स का मतलब है दैट इज 100 न्यूटन, दिस इज अ सेकंड फोर्स दैट इज 100 न्यूटन। सिंगल फोर्स मीन के एक का मैग्नीट्यूड ले लें आप लोग 100 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय एक्स कितना है जी यहां पे, ये यहां से लेके यहां तक आर 0.5 मीटर है, तो टोटल कितना हो जाएगा जी 1 मीटर। इसका मतलब दिस एक्स इज 1 मीटर। उन्होंने यहां से लेके यहां तक की लेंथ बताई है दैट इज 0.5, लेकिन हमें तो टोटल लेंथ चाहिए दैट इज एक्स, एक्स के लिए 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। कॉस कितना है जी, कॉस है जी हमारे पास 30 डिग्री। अब इसको लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट विल बी 100। कॉस 30 डिग्री इज 0.866, so this will be write it as 86.6 न्यूटन मीटर, दैट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट बेटा। तो इस वाले सिस्टम के मुताबिक, इस गिवन डाटा के मुताबिक हमारे पास जो
टॉर्क ड्यू टू कपल आया है वो एक्स एफ कॉस थीटा लिखा जा सकता है बेटा जी, या एफ इंटू एक्स कॉस थीटा लिखा जा सकता है। कॉस थीटा क्यों आया है? क्योंकि कॉस थीटा ऐसा फैक्टर था जो हमारे पास जो है परपेंडिकुलर था किसके जी, इस लाइन ऑफ एक्शन के भी और इस लाइन ऑफ एक्शन के भी, इसलिए हमने कॉस को चूज किया। अब हमारा इस चीज से कंसर्न नहीं है कि हमेशा कॉस ही आए, यहां साइन भी आ सकता है, यहां कुछ और भी आ सकता है, साइन भी आ सकता है, कॉस, कुछ भी एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि एंगल कहां दिया गया है। जहां भी एंगल दिया गया है उसके बिल्कुल फ्रंट पे आपने परपेंडिकुलर ही कंसीडर करना है। फिर जो दूसरी साइड बचेगी वो बेस होगी, फिर परपेंडिकुलर साइन थीटा के साथ लिखा जाएगा, बेस कॉस थीटा के साथ लिखा जाएगा। फिर आपने फिजिकली देखना है कि कौन सी लाइन ऑफ एक्शंस को 90 पे कट कर रही है। वो कॉस वाली है तो कॉस वाली इस्तेमाल करें, अगर साइन वाली है तो साइन वाली इस्तेमाल करें। अब बेटा नेक्स्ट देखिएगा, अगेन बेटा जी ये फोर्सेस पहले वर्टिकल थी, अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब ये फोर्सेस जो हैं टुवर्ड्स राइट है, सेकंड वाली टुवर्ड्स लेफ्ट है। अगेन इसका भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से सेंटर तक का फासला 0.5 है, जिसका मतलब ये एक्स जो है यहां पे टोटल दिया गया दैट इज 1 मीटर। अब बेटा जी हमने यहां पे फिर एंगल 30 डिग्री दिया गया है। अब सबसे पहला काम जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस बनाएं, फोर्स वाली लाइन के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा दें। ये जी ये पहली लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये सेकंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है जी। अब बेटा जी अगेन हमारे पास यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो थीटा अगेन यहां गिवन है, यहां गिवन है तो इसे लिखेंगे ये वाला क्या है जी, एक्स साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर साइन थीटा के साथ लिखा जाएगा। इसके 90 डिग्री पे आने वाला जो लेंथ होगी दैट विल बी बेस, और बेस लिखी जाएगी एक्स कॉस थीटा की फॉर्म में। अब बेटा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस जो हैं ये हॉरिजॉन्टल हैं, तो इनको 90 डिग्री पे जो कट करेगा वो वर्टिकल लाइन होगी। तो आपको वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये वाली लाइन अब 90 डिग्री पे कट कर रही है। अगर ये लाइन 90 डिग्री पे कट कर रही है तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे जी, डिस्टेंस के लिए एक्स साइन थीटा। तो यहां पे बेटा जी हम लिखेंगे सिंगल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स साइन थीटा। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ सिंगल फोर्स दैट इज आल्सो 100 न्यूटन, वेयर एज एक्स इज 1 मीटर और साइन जो है दैट इज बेसिकली 30 डिग्री। अब बेटा 100 इंटू 1 दैट इज 100, साइन 30 डिग्री 0.5 होता है, जिसको 1/2 भी कह सकते हैं। 1/2 का मतलब है 100 का हाफ हो जाएगा, दैट विल बी 50 न्यूटन मीटर, दैट विल बी यूर टॉर्क ड्यू टू कपल। अब दोनों डायग्राम में देखें, यहां थीटा था, फोर्सेस वर्टिकल सी, तो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन ने उसे 90 पे कट किया तो हॉरिजॉन्टल कॉज आ गया। अगर ये थीटा यहां पे था लेकिन फोर्सेस जो है वो हॉरिजॉन्टल थी, तो थीटा ने अपनी कंडीशन वही रखी है। देखिएगा यहां पर थीटा के सामने क्या है, एक्स साइन थीटा, यहां भी देखिए इस थीटा के सामने एक्स साइन थीटा है, यहां पे दूसरा फैक्टर कॉस थीटा, ये एज इट इज यहां पे कॉस थीटा है। लेकिन यहां पे फोर्सेस जो हैं वो अपवर्ड और डाउनवर्ड थी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कॉस थीटा ने उसे 90 पे कट किया था। सो दिस एक्स कॉस थीटा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। जबकि ये जो हमारे पास है यहां पे बेटा जी 100 न्यूटन, ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस थी, तो इनको जो कट किया है वो एक्स साइन थीटा ने किया है। इसका मतलब ये 90 डिग्री पे कट एक्स साइन थीटा ने किया। सो दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। सो एफ इंटू एक्स साइन थीटा, एफ 100 न्यूटन, एक्स 1 मीटर, साइन 30, 100 इंटू 1 दैट इज 100, साइन 30 0.5 दैट विल बी 50 न्यूटन मीटर। सबसे मेन बात, वी हैव टू पिक एक्स कॉस थीटा और एक्स साइन थीटा, दैट इज अ मेजर टास्क। और इस मकसद के लिए हमें क्या करना पड़ता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनानी पड़ती है। और राइट एंगल ट्राइंगल बनाने से भी पहले हमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस ड्रा करते हैं, ऑटोमेटिकली राइट एंगल ट्राइंगल का स्केच बन जाता है, पता चल जाता है कहां बननी है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर लिखें, दूसरा फैक्टर जो है वो बेस लिखें, फिर देखें बेस 90 पे कट करता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस को, या हमारे पास परपेंडिकुलर कट करता है। अगर बेस कट कर रहा है तो बेस की वैल्यू लिख दें, अगर परपेंडिकुलर कट कर रहा है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू को सिंगल फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दें जी। अब नेक्स्ट बेटा जी मैं इस क्वेश्चन को आगे लेके चलूंगा कि अगर एंगल की पोजीशन वो चेंज कर देते हैं तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया। प्रीवियस क्वेश्चन में एंगल यहां पे था, अब ये हमारे पास एंगल यहां पे आ गया। अब बेटा आप लोगों को पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर यहां एंगल 30 डिग्री है, ये कितना है जी 90 डिग्री है, तो 90 प्लस 30 दैट विल बी 120 डिग्री। तो ट्राइंगल में टोटल एंगल कितना होता है जी 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट विल बी 60 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कितना बचेगा जी 60 डिग्री। इसका मतलब मैं इसी स्केच को दोबारा यहां लेके आया हूं, लेकिन एंगल की पोजीशन चेंज है और एंगल भी चेंज है।
अब बेटा जी एंगल की पोजीशन चेंज है और एंगल भी मैंने यहां पे चेंज कर दिया। एंगल यहां पे 45 भी दे सकते हैं, 30 भी दे सकते हैं, कोई भी एंगल आपको यहां पे गिवन किया जा सकता है। अब बेटा आपने इसे सॉल्व करना है, जरा तवज्जो से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, वी हैव टू ड्रॉ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, वी हैव टू ड्रॉ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब बड़ा यहां से आप लोग देख सकते हैं कि एंगल थीटा है हमारे पास यहां पे गिवन है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी ये वाली, ठीक है जी। अब हमारे पास देखा जाए तो इस थीटा एंगल के सामने जो यहां पे एंगल दिया गया थीटा, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर को क्या लिखेंगे, एक्स साइन थीटा, यहां पे क्या लिखेंगे जी, एक्स कॉस थीटा। अब बड़ा देखिएगा हमारे पास अगेन वर्टिकल लाइन थी, तो हॉरिजेंटल लाइन उनको 90 डिग्री पे कट कर रही है। ये देखिएगा हॉरिजेंटल लाइन उन्हें 90 डिग्री पे कट कर रही है। अगर ये 90 डिग्री पे कट कर रही है तो फिर हम यूज तो ये करेंगे, और हमारी ट्राइंगल और एंगल की जो पोजीशन है वो बता रही है कि ये अब साइन थीटा है, ये अब कॉस थीटा नहीं है। ये साइन थीटा है जी, यहां पे अब कॉस थीटा नहीं है, कॉस थीटा यहां चला गया जी। अब एंगल ने जैसे ही अपनी पोजीशन यहां से यहां पे चेंज की है, तो कॉस और साइन ने भी अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर ली है। बेस और जो परपेंडिकुलर हैं वो चेंज हो गए, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। नाउ दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर। अब हमें फिर देखना है कि जो भी थीटा के सामने था, मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहला स्टेप लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस हमने ड्रॉ कर ली, फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी बेटा। फिर हमने देखना है कि जहां थीटा गिवन है उसके सामने क्या लिखना है, हमने साइन, और जो इसके 90 डिग्री पे लाइन होगी उसे बेस लिख देना है। फिर हमें देखना है कि बेस वाला फैक्टर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस को 90 पे कट कर रहा है, या परपेंडिकुलर वाला फैक्टर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस को 90 पे कट कर रहा है। तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा। ये देख लिया हमने, यहां पे एक्स साइन थीटा है, तो फिर हम सिंपल यहां पे रिलेशन लिख सकते हैं एफ इंटू एक्स साइन थीटा। एफ कितना है जी, 100 न्यूटन, एक्स कितना है जी 1, साइन कितना आ जाएगा जी यहां पे 60 डिग्री। नाउ वी 100 इंटू 1 दैट इज 100 न्यूटन, दैट दिस इज 1 मीटर बेटा। अब अगेन देखिएगा साइन 60 कितना है जी हमारे पास 0.866, सो दिस विल बी 86.6 न्यूटन मीटर। दैट विल बी आवर रिजल्ट बेटा जी। दैट्स ऑल, फी अमानिल्लाह जी।